स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग कक्षा 6 के लिए भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी, उसे हम लोग समझेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकें और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, और पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, पृथ्वी की गतियां समझेंगे, मानचित्र समझेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल समझेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल समझेंगे, और हमारा जो देश भारत है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, ग्लोब में वो कहाँ पर है, उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, भारत में कौन कौन से पहाड़ है, भारत में हिमालय कैसे बना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। क्या सबसे पहले हम लोग समझेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो आपने सूर्य को देखा होगा, ठीक है, और पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ से रिलेट करनी होंगी। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से कोई भी पॉइंट हटाया नहीं जाएगा और ना ही एनसीईआरटी में कोई भी पॉइंट एडिशनल ऐड किया जाएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो जब आप शाम को देखते हैं आकाश, तो क्या होता है, छोटे छोटे आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं, वहाँ पर तारे दिखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे आपको वहाँ पर तारे दिखते हैं। कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में हीरे जड़े हो ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारी चमक होती है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, और सब एक जैसे नहीं होते, सबकी चमक क्या है, अलग अलग तरीके की है। जो भी तारे हैं आकाश में, उन सब में क्या है, सबकी चमक कुछ अलग अलग तरीके की है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर तारे होते हैं, इन्हीं के साथ में क्या होता है, आपको चंद्रमा भी दिखता है। इन्हीं तारों के साथ में क्या दिखता है, चंद्रमा भी आपको दिखता है। या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी। चंद्रमा अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा कि उसकी स्थिति जो है, ठीक है, जो उसका शेप है वो कभी फिक्स नहीं रहता। वो शेप क्या होता है, चेंज होता है। जो चंद्रमा का आकार है वो समय समय पर बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा का जो आकार है वो समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, तो देखिए आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूरा चंद्रमा होता है, जो फुल मून होता है, उसे आप एक महीने में एक ही दिन देख सकते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, उस दिन हम लोग बोलते हैं कि आज पूर्णिमा है। आज क्या है, हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। क्यों, क्योंकि वो पूर्ण चंद्रमा होता है। पूर्णिमा से आप याद रखिए, जिस दिन पूर्ण हो जाए चंद्रमा, क्या हो जाए, जिस दिन पूरा हो जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। ठीक है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 दिन के बाद क्या आ जाता है, अमावस्या आ जाती है। क्या आ जाती है, अमावस्या आ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं नए चंद्रमा की रात। जिसे हम क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात। 15 दिन बाद पूर्णिमा के क्या आ जाता है, अमावस्या आ जाती है, जिसे हम लोग नए चंद्रमा की रात बोलते हैं। तो अगर आपसे बोल दिया जाए पूर्णिमा क्या है, तो आप बता देंगे ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, और इसके 15 दिन बाद अमावस्या होती है, जिसे हम नए चंद्रमा की रात कहते हैं। ठीक है, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे तारे हो गए और चंद्रमा हो गया, क्या ये दिन में नहीं रहते हैं क्या। देखिए तारे और चंद्रमा जो हैं ये दिन में भी होते हैं, लेकिन आपको पता है ये जो सूर्य होता है इसका प्रकाश इतना ज़्यादा है, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा है कि ये सब हमें नहीं दिखाई देते। अब सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सूर्य कौन है। ठीक है, तो ये सूर्य कौन है, अगर आपको ये पता चलता है तो आप एक बात समझ लीजिए, जो भी वस्तुएं रात में चमकती हैं,
ठीक है, जो भी वस्तुएं रात में चमकती हैं उन्हें हम एक तरीके से खगोलीय पिंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खगोलीय पिंड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा और आना भी चाहिए कि रात में तो चंद्रमा भी प्रकाश देता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, चंद्रमा भी क्या है? चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है और सूर्य भी खगोलीय पिंड है। सूर्य और चंद्रमा क्या है? खगोलीय पिंड है। समझ में आ रहा है? इन्हें हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, और गैसों से बने होते हैं। समझ में आ रहा? कैसे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है। ठीक है, जिसे क्या करते हैं? वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब आपने खगोलीय पिंड समझ लिया तो आपको हम बता दें, सूर्य जो है ना, सूर्य क्या है? सूर्य के पास अपनी खुद की ऊष्मा है। क्या है? खुद के पास स्वयं की ऊष्मा है और ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यही कंडीशन क्या है? सूर्य के पास है। तो सूर्य क्या है? एक टाइप का तारा है, खगोलीय पिंड भी है। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। किनको किन्हें? जो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या बोला जाता है? तारा बोला जाता है। तो इसलिए सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन तारों को जो हम देख रहे हैं ना, ये इतने छोटे छोटे हैं। आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, ये तारे बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, इनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये तारे हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है? ये तारे हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो आपको पता है, जब इतना बड़ा हवाई जहाज हमें छोटा दिखाई देता है, ठीक है, जो कि कुछ ही दूरी पर होता है, तो तारे कितनी ज़्यादा दूरी पर हैं। ठीक है, और जो जितना छोटा आपको हवाई जहाज दिखाई देता है, वो रियलिटी में कितना बड़ा होता है। तो इसी तरीके से आप तारों को इमेजिन कर सकते हैं कि तारे रियल में क्या होंगे? कितने ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक तरफ के नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। और जो आप सप्तऋषि देखते हैं ना रात के समय, अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आज ही रात के समय देखिएगा, आपको तारे दिखेंगे। 7 तारे कुछ इस कंडीशन में दिखेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 4 2 6 और 1 7। इस तरीके से 7 तारे दिखेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि ये 7 ऋषि थे। ये क्या थे? 7 ऋषि थे। तो इन तारों को क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। और इनका एक समूह है, इसी समूह को हम लोग बोलते हैं अर्सा मेजर। क्या बोलते हैं? इस समूह को बोलते हैं अर्सा मेजर। और ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। क्या है? ये एक नक्षत्र मंडल है। अब आप कहेंगे नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तो तारों को एक विशिष्ट पैटर्न में जब हम लोग देखते हैं तो उसी को क्या बोला है? नक्षत्र मंडल बोला जाता है। ठीक, तारे क्या करते हैं? खुद का किसी न किसी तरीके का समूह बना लेते हैं, तो वो क्या होता है? एक नक्षत्र मंडल होता है। क्या होता है? नक्षत्र मंडल होता है। तो सप्तऋषि क्या है? एक टाइप का अर्सा मेजर है। ठीक है, अर्सा मेजर का पार्ट है और अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। समझ में आ रहा है आपको? ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि क्या है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने कहानियां सुनी होंगे तो आपने ध्रुव की भी कहानी सुनी होगी। ठीक है, जिसे क्या था? जिसको ये वरदान मिला था। ठीक है, इसने क्या मांगा था? ये जो ध्रुव तारा है, कुछ कथाएं ऐसी हैं, कुछ कहानियां ऐसी हैं, जब आप अपने घर में पूछेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसने क्या मांगा था? इसने भगवान से एक ऐसा वरदान मांगा था कि हमारा स्थान हमारे पिता से भी ऊंचा होना चाहिए। तो इसे क्या किया गया था? इसको
ये आशीर्वाद मिला था, हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, जाकर उत्तर की दिशा की ओर क्या करेगा, चमकेगा। ठीक है, इसी तारे को क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जो सप्तऋषि की ये दो तारे हैं, इनके बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल सीध में आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ से ध्रुव तारा दिखेगा। ठीक है, जिस जो क्या करता है, जो उत्तर दिशा को निर्धारण करता है, जो बताता है कि उत्तर दिशा किस तरफ है। ठीक है, या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखिए, पहले लोग दिशा का निर्धारण इसी तरीके से करते थे, तारों से करते थे। ठीक है, सूर्य से करते थे। ठीक, इस तरीके से लोग क्या करते थे, दिशाओं का निर्धारण करते थे। तो जिस तरफ ये सबसे चमकीला ग्रह रहता था, वो लोग देख लेते थे कि सप्तऋषि से बिल्कुल सीधे में है ना, तो उसी तरीके से जान जाते थे कि ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर ही दिशा में निकलता है, वो कभी भी अपनी दिशा नहीं चेंज करता है। इसी तरीके से दिशा निर्धारण करते थे। या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, जैसे हमने अभी खगोलीय पिंड की बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी, हमने खगोलीय पिंड की बात करी थी। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होने का मतलब, कुछ खगोलीय पिंड आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे मिलते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है और ना ही खुद की ऊष्मा होती। ठीक है, अब खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद की ऊष्मा नहीं होती, तो आप कहेंगे वो चमकेंगे कैसे। वो दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। क्या करते हैं, वो दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, वो खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का प्रकाश, खुद की ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन दूसरे तारों के प्रकाश को चोरी करते हैं, दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्लैनेट भी बोल सकते हैं। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्लैनेट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। प्लैनेट क्या है, प्लेनेटाई होता है ग्रीक भाषा में। क्या होता है, प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब ये होता है कि चारों तरफ घूमना। प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से क्या बना दिया गया है, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई होता है, उसी से प्लैनेट बनाया गया है। प्लेनेटाई का मतलब होता है कि चारों तरफ घूमना। ठीक है, क्या मतलब हुआ, चारों तरफ घूमने वाले। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी पता क्या है, पृथ्वी भी एक टाइप का प्लेनेट है। क्या है, पृथ्वी एक टाइप का प्लेनेट है। आप बताइए, पृथ्वी के पास कोई खुद का प्रकाश है क्या, नहीं है ना। पृथ्वी के पास क्या कोई खुद की ऊष्मा है, इतना तो आप समझते होंगे ना, क्लास 6 में हो या किसी भी क्लास में। पृथ्वी के पास ना ही स्वयं का प्रकाश है, ना ही स्वयं की ऊष्मा है। पृथ्वी क्या है, एक टाइप का ग्रह है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि प्लेनेटाई से प्लेनेट कहते हैं, तो पृथ्वी भी क्या चारों तरफ घूमती है। तो जी हाँ, पृथ्वी भी चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमेगी, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी। समझ में आ रहा है। ये अपना जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ये रियल में नहीं चमकती। समझ में आ रहा है, ये रियल में नहीं चमकती है। ये सूर्य के प्रकाश से दूसरे ग्रहों से देखने पर, उपग्रहों से देखने पर, चंद्रमा से देखने पर आपको चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी से नॉर्मली पूछेंगे तो लोग यही बताएंगे कि शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बृहस्पति के चारों ओर भी होते हैं, शनि के भी चारों ओर होते हैं और यूरेनस के भी चारों ओर होते हैं। समझ में आ रहा है। और ये छल्ले क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों से क्या करते हैं, ये बने होते हैं। इनको दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन्हें कैसे देखा जा सकता है, इन्हें दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कुछ ग्रह। ठीक है, देखिए, जैसे सूर्य दिखाया गया है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, आप देखिए, सूर्य के सबसे पास आपको कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, ये बुध ग्रह आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको शुक्र ग्रह दिख रहा है, ये पृथ्वी दिख रही है और मंगल दिख रहा है। ठीक है, और देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे कणों से,
ठीक है। ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की क्या है, पट्टी है, जो मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों को अलग करती है। जो क्या करती है, मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों को अलग करती है। इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। कैसी पट्टी है ये, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। समझ में आ रहा है आपको। और दूसरी बात, इन ग्रहों को, ये जो ग्रह आपको दिख रहे हैं, इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर की तरफ होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो है बृहस्पति, यूरेनस, शनि, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। समझ में आ रहा है आपको, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगता है। किस ग्रह को, बुध ग्रह को। बुध ग्रह को कितना समय लगता है, 88 दिन का। और जो समय लगता है ना, ये जितने दिन का समय लगता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, एक परिक्रमण करने में, उसे ही हम एक साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जैसे सूर्य है, ये क्या है, सूर्य को रेड से बनाते हैं तो कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। सूर्य को रेड से बनाएंगे, जैसे हमने बोला ये सूर्य है, ये क्या है, ये रेड से सूर्य है। और हमने क्या कहा कि भाई ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ इसके घूम रही है। ठीक है, तो आप बताइए पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, जिसे ज़्यादातर हम लोग 365 दिन बोलते हैं। और यही 6 घंटे जब 4 बार ऐड हो जाते हैं तो 28 आवर हो जाता है। और 28 घंटे से क्या बनता है, एक दिन बनता है। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24। और उन्हीं से क्या बनता है, एक दिन पूरा बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य के 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। लेकिन सभी ग्रहों के लिए ये समान नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बुध के लिए 88 है, शुक्र के लिए 255 है, पृथ्वी के लिए बता ही दिया गया। मंगल के लिए 687 दिन है। मंगल के लिए कितना है, 687 दिन है। बृहस्पति के लिए 11 साल लगते हैं। 11 साल का मतलब आप क्या कर सकते हो, 365 गुणे 11 कर सकते हो। शनि के लिए कितना है, 29 साल है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा साल किसमें होता है, तो बुध ग्रह में। कितना होता है, बुध ग्रह में, जो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। और वो अपने अक्ष पे घूमना, समझ पा रहे हैं आप, 2 तरीके से घूमती है पृथ्वी भी। ठीक है, वो खुद भी रोटेट कर रही है और साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। खुद रोटेट करने में 24 घंटे लगते हैं। उसी तरह बुध ग्रह को खुद रोटेट करने में 59 दिन लगते हैं। कितने दिन, 59 दिन। और शुक्र ग्रह में 243 डेज। पृथ्वी को 1 दिन, मंगल को 2। ठीक है, ठीक है, मंगल को क्या, मंगल की अगर हम लोग बात करें, मंगल में क्या है, 1 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें। अब अगर हम चंद्रमाओं की बात करें, ठीक है, तो शनि के पास 30 से अधिक चंद्रमा है। कितने हैं, 30 से अधिक चंद्रमा है। और बृहस्पति के पास 16। बृहस्पति के पास कितने हैं, 16 हैं। मंगल ग्रह के पास 2 हैं। और हमारी पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा हैं, हमारी पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है। कितने चंद्रमा है हमारी पृथ्वी के पास, हमारी पृथ्वी के पास तो एक ही चंद्रमा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। वो क्या है, एक उपग्रह है। समझ में आ रहा, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का, हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी ही क्या है, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, 8 और अन्य ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त
करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, क्या है इनके पास? कुछ के पास चंद्रमा भी है। अब देखिए, अगर हम बात करें सौर मंडल क्यों बोला जाता है, ठीक है, तो जो पौराणिक कहानियां हैं उनमें से सोल बोला जाता था सूर्य देवता को सोल बोला जाता था। इसीलिए सोल से ही क्या हुआ, सौर्य का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सौर मंडल क्या है? सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका मुखिया कौन है? सूर्य मुखिया है, और मुखिया के नाम पर ही घर का नाम है सौरमंडल। क्या नाम है? सौरमंडल। अब हमने यहाँ पर कुछ नए टर्म बोल दिए, जैसे हमने बोल दिया उल्का पिंड। क्या बोल दिया हमने? उल्का पिंड बोल दिया, क्षुद्र ग्रह बोल दिया। तो आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या हैं, तो हम इनको भी बताएंगे कि उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य की बात करें, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इसका जो खिंचाव बल है, इसी वजह से सारे ग्रह क्या हैं, किसी न किसी कंडीशन में बने हुए हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं भाग रहे। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सूत्र है। यही क्या करता है? सभी को प्रकाश एवं ऊष्मा देता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत ही दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने करोड़ मीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सूर्य तक समझा। इसके बाद की जो क्लास होगी वहां पर हम आगे समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास 6 का जो भूगोल है एनसीईआरटी की पुस्तक से उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर